इस वीडियो को क्यूरियोसिटी स्ट्रीम और नेबुला द्वारा संभव बनाया गया है। यह सबाह अल अहमद सी सिटी है, जो एक बुनियादी ढांचा परियोजना है और इसका दृष्टिकोण काफी अनोखा है। इस शहर में लगभग हर निवासी को अपनी खुद की समुद्र तट तक पहुंच मिलती है, जो एक लैगून से जुड़ी होती है और सीधे समुद्र में जाती है। लेकिन ऐसे शहर का निर्माण करना जबरदस्त इंजीनियरिंग चुनौतियों को पार करने जैसा था, क्योंकि परियोजना योजनाकारों को प्रकृति की शक्तियों से जूझना पड़ा। लेकिन उन्होंने शहर बनाने के लिए यह महंगा तरीका क्यों चुना? उन्नीस सौ 80 के दशक के अंत में कुवैत एक समस्या का सामना कर रहा था। देश में शानदार आवाज की भारी मांग थी, क्योंकि वह कच्चे तेल के निर्यात से समृद्ध हो गया था। लेकिन यह छोटा सा देश इस मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं रखता था। कुवैत के तट का उत्तरी और दक्षिणी सिरा मात्र 105 मील 168 किलोमीटर दूर है, और 1989 तक जब एक नए शहर की योजना आकार लेने लगी, तब तक तटीय क्षेत्र का अधिकांश भाग पहले से ही विकसित हो चुका था। राजधानी कुवैत सिटी अपने आसपास के बाहरी इलाकों और औद्योगिक उपनगरों के साथ पहले ही कुवैत खाड़ी से लेकर दक्षिणी तट तक फैली हुई थी। रेगिस्तान में और अंदर जाकर निर्माण करना कई कारणों से उचित नहीं है। यहाँ शहरों की आपूर्ति के लिए कोई उपयोगी संसाधन उपलब्ध नहीं है, जमीन अस्थिर है और निर्माण के लिए मुश्किल से ही उपयुक्त है, और सबसे बढ़कर यहाँ अत्यधिक शुष्क गर्मी होती है। तट के किनारे रहना अधिक सुविधाजनक है, क्योंकि समुद्री हवा एक सुहावने जलवायु को बनाए रखती है और दिन और रात के बीच तापमान में उतार चढ़ाव को कम कर देती है। इस समस्या का समाधान करने का विचार सरल है। सीमित तटरेखा पर सीधे निर्माण करके कुछ नए समुद्र तटीय संपत्तियां बनाने के बजाय ऐसे चैनल खोदे जा सकते हैं जो अंदर की ओर जाएं और इस तरह घुमावदार तरीके से फैले हों कि पानी तक पहुंच काफी बढ़ जाए। यदि इन दोनों रेखाओं को सीधा किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विधि का उपयोग करके तटरेखा को कितनी व्यापक रूप से बढ़ाया जा सकता है। इस नए शहर के निर्माण के लिए दो संभावित स्थानों पर विचार किया गया, एक कुवैत सिटी के शुवैक जिले के पास और दूसरा अल खिरान, जो सऊदी अरब की सीमा से अधिक दूर नहीं है। लेकिन ठीक जब ये योजनाएं वास्तविक रूप लेने वाली थीं, पूरे प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा, क्योंकि देश एक संघर्ष में उलझ गया। 2 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। सीमा से जमीनी सैनिकों के साथ साथ पानी से हेलीकॉप्टर और नावें भी आईं। इराकी सेना कुछ ही घंटों में कुवैत सिटी तक पहुंचने में सफल रही, जहां दूतावास के सामने एक कमरे में मौजूद ब्रिटिश नागरिकों ने उस क्षण का फुटेज रिकॉर्ड किया जब ये सैनिक पहुंचे। इसके बाद कुवैत पर कई महीनों तक इराक का कब्जा रहा और अंततः खाड़ी युद्ध हुआ, जो फरवरी 1991 के अंत में देश की मुक्ति के साथ समाप्त हुआ। हालांकि कब्जा खत्म हो गया था, लेकिन भारी पीड़ा झेलनी पड़ी थी, और महंगे नए निर्माण परियोजनाओं के लिए न तो पैसा था, न समय और न ही आवश्यकता। युद्ध ने पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें एक विशाल तेल रिसाव से लेकर महीनों तक देश को ढकने वाली आग की लपटें शामिल थीं। सी सिटी की योजनाओं को फिर से शुरू होने में 6 और साल लग गए, और जितना पर्यावरण को पिछले दौर में नुकसान हुआ था, अब इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बिठाना था। विकासकर्ताओं ने अल खिरान क्षेत्र को चुना और एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जिसमें परियोजना का सटीक स्वरूप समुद्र और हवा की प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्देशित हो। इस परियोजना स्थल की विशेषता 2 मौजूदा ज्वारीय नालों से थी, जहां ज्वार के साथ पानी का स्तर बढ़ता और घटता था। अल खिरान रिसोर्ट, जो एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल था, को छोड़कर इस भूमि का अब तक कोई विकास नहीं हुआ था। इन ज्वारीय नालों की प्राकृतिक धाराओं के आधार पर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, ताकि एक जटिल चैनल प्रणाली बनाई जा सके, जिसमें 2 अतिरिक्त समुद्री प्रवेश द्वार हों। लेकिन यह तरीका जितना आसान लगता है, उतनी ही जल्दी कई कठिनाइयां सामने आने लगीं। इनमें से एक समस्या यह थी
कि इन चैनलों में पानी का संचार न होने के कारण इसकी गुणवत्ता तेजी से खराब हो सकती थी। यदि पानी नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होता है तो इससे शैवाल की वृद्धि होती है और ये चैनल बदबूदार खारे तालाबों में बदल सकते हैं, जो निवासियों के लिए अप्रिय हो जाएंगे। इसके साथ ही इन चैनलों में पानी का प्रवाह बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ निवासियों के लिए आरामदायक तैराकी की सुविधा होनी चाहिए। और यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि योजनाबद्ध रूप से डिजाइन किए गए ये ज्यामितीय आकार के नहरें वर्षों में पानी की शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतों से विकृत नहीं होंगी, जिससे आवासीय भवनों को बाढ़ का खतरा हो सकता है। इन समस्याओं को रोकने के लिए योजनाकारों ने एक जटिल कंप्यूटर मॉडल विकसित किया जो प्राकृतिक धाराओं का अनुकरण करता है। परियोजना स्थल पर हवा की गति, दिशा और समुद्री धाराओं से संबंधित व्यापक डेटा एकत्र किया गया। इस डेटा के आधार पर एक योजनाबद्ध कंप्यूटर मॉडल तैयार किया गया जो संपूर्ण प्रणाली के जल गतिशीलता गुणों का अनुकरण कर सकता था। इस प्रकार उन क्षेत्रों में अतिरिक्त जुड़ने वाले चैनल जोड़े गए जहां सिमुलेशन ने दिखाया कि पानी का प्रवाह बहुत तेज था, क्योंकि यदि एक और चैनल जोड़ा जाए तो पानी के बहाव के लिए अधिक जगह मिलती है, जिससे प्रवाह धीमा हो जाता है और साथ ही तटीय क्षरण का जोखिम भी कम हो जाता है। लेकिन भले ही कंप्यूटर मॉडल के आधार पर शेयर किए गए समायोजन सुधार का संकेत देते थे, फिर भी कुछ क्षेत्रों में जल प्रवाह अत्यधिक अनियमित दिखाई दिया, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती थी। इस समस्या को हल करने का एक तरीका यह हो सकता था कि इन क्षेत्रों से पानी को पंप करके बाहर निकाला जाए, लेकिन पंपिंग स्टेशन बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं और महंगे होते हैं। इसके अलावा इस तरह के समाधान का मतलब यह होगा कि पंपिंग को अनिश्चित काल तक जारी रखना होगा, जिससे यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं बल्कि केवल एक जटिल उपाय बनकर रह जाता। इसीलिए इंजीनियरों ने एक और विचार विकसित किया, जिससे केवल प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से ही लैगून को पूरी तरह से साफ किया जा सके। उन्होंने रणनीतिक रूप से तथाकथित ज्वारीय द्वार, टाइडल गेट्स स्थापित करके इसे हासिल किया। ये द्वार उच्च ज्वार, हाई टाइड के समय केवल पानी के दबाव से खुल जाते हैं। हालांकि निम्न ज्वार, लो टाइड के दौरान जब पानी विपरीत दिशा में बहता है तो यह द्वारों को बंद स्थिति में धकेल देता है। इस तरह यह प्रणाली पूरी तरह से आत्मनियंत्रित होती है और कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चलता है कि इन द्वारों का उपयोग करके ताजे पानी के प्रवाह को काफी हद तक सुधार किया जा सकता है। जब यह परियोजना आखिरकार 2000 के दशक की शुरुआत में आकार लेने लगी, जहां खुदाई मशीनों ने पहले नहरों को खोदा और 2004 में पहले हिस्से को पानी से भर दिया, उसी समय फारस की खाड़ी में एक और परियोजना ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। दुबई की विशाल भूमि पुनर्वास परियोजनाएं विशेष रूप से पाम जुमेराह आकार लेने लगीं। दुबई में उसी समय जो किया गया जब कुवैती परियोजना विकसित हो रही थी, वह मूल रूप से एक ही समस्या, अतिरिक्त तटरेखा बनाने के लिए एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण था। जहां कुवैत में बंजर रेगिस्तान में नहरें खोदी गईं, वहीं दुबई में समुद्र तल से रेत निकालकर कृत्रिम द्वीप बनाए गए। इन दोनों तरीकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है, विशेष रूप से पर्यावरण पर उनके प्रभाव के मामले में। जहां कुवैत में पहले से मौजूद प्राकृतिक धाराओं और ज्वारीय नालों के अनुसार डिजाइन का आकार तय किया गया, वहीं दुबई में द्वीपों के आकार को खेलपूर्ण तरीके से खजूर के पेड़ या विश्व मानचित्र जैसा बनाया गया। ऐसे भूमि पुनर्ग्रहण परियोजनाओं के निर्माण में एक कठिन विरोधाभास उत्पन्न होता है। एक तरफ मानव निर्मित द्वीपों को समुद्री धाराओं के प्रभाव से बचाने की आवश्यकता होती है, जिसे कठोर ब्रेक वाटर रिंग्स के माध्यम से किया जाता है। यह आवश्यक है क्योंकि लंबे समय में ये द्वीप स्वयं स्थिर नहीं रहते। तटीय भूमि का आकार संयोगवश नहीं बनता, बल्कि जटिल प्राकृतिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप वर्षों में लगातार विकसित होने वाले तटीय परिदृश्यों से निर्धारित होता है। विरोधाभास यह है कि इस प्रकार के सुरक्षात्मक ब्रेक वाटर का निर्माण करने से नियमित रूप से पानी का आदान प्रदान भी रुक जाता है। उदाहरण के लिए, जहां दुबई की अदवर्ल्ड परियोजना के अधिक खुले द्वीप तटीय कटाव की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं पाम जुमेराह, जो व्यापक ब्रेक वाटर से बेहतर संरक्षित है, जल गुणवत्ता की समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि खजूर के अंदरूनी हिस्से में पानी लगभग स्थिर रहता है।
कुवैत के सी सिटी में समुद्र के प्रवेश द्वार के पास स्थित समुद्र तटों को इस तरह से तैयार किया गया कि वे प्राकृतिक रूप से आकार ले सकें, जबकि भूमि के अंदर बने नहरें महासागर की तीव्र शक्तियों के प्रभाव में नहीं आती। यह स्पष्ट हुआ कि कुवैत के सी सिटी में प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना एक प्रमुख लक्ष्य था। जहां भूमि पुनः प्राप्ति और ड्रेजिंग समुद्री जीवन से भरपूर प्राकृतिक आवासों पर कठोर हस्तक्षेप दर्शाती है, वहीं कुवैत के शुष्क रेगिस्तान में नई नहरें खोदने से वास्तव में समुद्री जीवों के लिए नए और अतिरिक्त आवास निर्मित होते हैं। कुवैत के सी सिटी इन वेस्ट में पत्थरों से बने ब्रेक वाटर को केवल जल रेखा के ऊपर मोर्टार से भरा गया, जिससे पानी के नीचे खुले स्थान बने रहे, जो समुद्री जीवन के लिए आदर्श आवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से बनाई गई द्वीपों पर मैंग्रोव और अन्य ऐसे पौधे लगाए गए जो शुष्क परिस्थितियों में पनप सकते हैं, जिससे समुद्री खाड़ी को संरचनात्मक रूप से मजबूती मिले और प्राकृतिक आवास विकसित हों। रेगिस्तान को समुद्र में बदलने के बजाय कुवैत की सी सिटी समुद्र को रेगिस्तान में लाने का प्रयास करती है। फिर भी इतने बड़े क्षेत्र का परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यह पर्यावरण में भारी हस्तक्षेप करता है। नहरों को बनाने के लिए सामग्री हटाने के लिए अनगिनत घंटे तक खुदाई करनी पड़ी। जैसे जैसे यह परियोजना वर्षों में बढ़ी और नई सुविधाएं नियमित रूप से खोली गईं, योजनाकारों को उम्मीद है कि अंततः इस शहर में 2,50,000 लोग बस पाएंगे। आज नहरों के किनारे ज्यादातर आवासीय विला, ऊंचाई वाले अपार्टमेंट, कुछ होटल रिसोर्ट और कई मरीना मौजूद हैं, जबकि कई भूखंड अभी भी अप्रविकसित हैं। यदि कोई शहर शब्द को रहने की जगह, कार्यालय स्थान, सांस्कृतिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के विविध सह अस्तित्व के रूप में समझे, तो यह शहर वैसा नहीं है। यह एक कार निर्भर विकास है जो पूरी तरह से निजी आवासीय स्थान पर केंद्रित है, जहां प्रत्यक्ष समुद्र तट पहुंच उपलब्ध है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहाड़ों को भी स्थानांतरित कर दिया गया है, ऐसा लगता है कि आधुनिक शहर नियोजन के अन्य पहलुओं को कम प्राथमिकता दी गई है। सबाह अल अहमद सी सिटी ने इस भूमि को पूरी तरह से बदल दिया है, और भले ही यह परियोजना कुवैत में बनाई गई हो, एक ऐसा देश जिसकी आर्थिक समृद्ध पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार पर निर्भर है, फिर भी इसमें पर्यावरणीय समाधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के निर्माण को खाड़ी युद्ध के दौरान रोकना पड़ा था, जो अपने अभूतपूर्व विनाशकारी पर्यावरणीय प्रभाव के लिए जाना जाता है। जहां कुवैत कृत्रिम नहरें खोदने के बजाय पूरे देश में लगी आग बुझाने के लिए लगभग 1,50 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च करने पर मजबूर था। जब युद्ध के अंतिम चरणों में इराकी सैनिक देश से पीछे हट रहे थे, तो उन्होंने सैकड़ों तेल कुओं में आग लगा दी। यह एक ऐसा तोड़फोड़ का कार्य था जिसके गंभीर परिणाम हुए, क्योंकि एक बार जब ऐसी आग लग जाती है तो उसे बुझाना लगभग असंभव हो जाता है।